हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम सीखने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन मतलब प्रजनन, यानी प्रजनन के बाद की घटना। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था फर्टिलाइजेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड इवेंट था। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड इवेंट है। इसमें हम इसे सीखने वाले हैं। तो पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये फर्टिलाइजेशन क्या था? फर्टिलाइजेशन में हमने सीखा था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज किए थे। फर्टिलाइजेशन में सीखा जो मेल गैमेट था वो कैसा होता है, हेप्लॉइड। और फीमेल गैमेट की बात करें, वो भी होता है आपका हेप्लॉइड। गैमेट हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। इन्होंने क्या किया, आपस में फ्यूज किया। फ्यूज मतलब यहाँ इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्यूज करने के बाद बना क्या, जायगोट। ये हमेशा डिप्लॉइड होता है, क्योंकि एक एन इधर से एक इधर से टोटल 2 एन हुए नहीं, मतलब गुणसूत्र संख्या यहाँ 46 होंगे इन ह्यूमन में। डिफरेंट डिफरेंट जीवों में, ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। जायगोट में क्रोमोसोम नंबर अलग होगा। ध्यान रखना, ये जायगोट जो होता है सिंगल सेल होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सिंगल सेल्ड है, कौन सी सिंगल सेल्ड है कि जो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करती है। पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करने वाला सिंगल सेल है जायगोट। ठीक, तो ये जो इवेंट्स हैं ये सारे आए कि फर्टिलाइजेशन में, जहां आपने फर्टिलाइजेशन किया। और बाकी आपका जो फर्टिलाइजेशन और बात करें हम जायगोट, ये आया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन की बाद की प्रोसेस। ये था, ये जायगोट बना। जायगोट से अब पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होने वाला है, तो इसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रायो जेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना। ठीक है, जेनेसिस जहां वर्ड हो किसी चीज का फॉर्मेशन हुआ। एम्ब्रायो मतलब भ्रूण, भ्रूण का बनना। ठीक है, जायगोट बोलते हैं युग्मनज। ओके, तो यहाँ जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना, जायगोट से कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो हमें सीखना क्या है इसमें, जायगोट और एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जेनेसिस मतलब पैदा होना या बनना, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना। ठीक, अब बात करते हैं कि जो जीव होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कुछ में फर्टिलाइजेशन की बात करें, कुछ में इंटरनल होता है, कुछ में एक्सटर्नल। इंटरनल, ठीक है, जैसे ह्यूमन की बात करें उसमें इंटरनल होता है। अगर ब्रायोफाइट प्लांट सेल की एलगी की बात करें उसमें एक्सटर्नल देखने को मिलता है। इंटरनल फॉर आंतरिक। ठीक है, आंतरिक मतलब बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाय फर्टिलाइजेशन, बाय प्रजनन। तो ठीक, बाय प्रजनन में जो बाहर जाके प्रजनन होगा उसमें मीडियम की भी आवश्यकता पड़ती है। गैमेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि वाटर में फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग क्या करता है, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग अपने अपने स्पर्म ओवम को वाटर में रिलीज करते हैं। वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये था ये। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट भी कहाँ बनेगा, आउटसाइड। तो जायगोट भी क्या होगा, सॉरी इंटरनल होगा, आंतरिक हो, जायगोट भी अंदर ही बनेगा। वहीं एक्सटर्नल की बात करें, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ, बाहर हुआ, तो जायगोट भी कहाँ बनेगा, जाहिर सी बात है बाहर बनेगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहाँ होगा, बॉडी के बाहर। तो ये हम इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से देखिए। उसके बाद जो बॉडी का डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है। तो डिफरेंट डिफरेंट जीवों में जो जायगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, मतलब जायगोट से पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होती है, वो अलग अलग होती है। आपने प्लांट किंगडम में 11th एसआरटी प्लांट किंगडम पढ़ा है। लाइफ साइकिल की बात करें तो आपने देखा है 3 लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और तीसरा क्या था आपका, डिप्लॉन्टिक।
जो डिप्लॉन्टिक थे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपने देखा था ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स थे। वहीं डिप्लॉन्टिक की बात करें, ये इसमें एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म थे। हैप्लॉन्टिक में मोस्ट ऑफ एल्गी थे और एक फ्यूकस, फ्यूकस भी याद रखना, ये फ्यूकस करके था एक। और कुछ आपके ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो ब्रायोफाइट एल्गी थे, वो हैप्लोडोप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे थे, जैसे कि एक्टोकार्पस डिक्टियोटस, एक्टोकार्पस, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया, दो ही थे, ठीक है। ये दोनों आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं। तो आप जाके प्लांट किंगडम पढ़ लीजिए, मैंने डिटेल आपको बताया नहीं, क्योंकि हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप 11th या एसआरटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ना बताऊंगा कि जाइगोट फ्यूजन था, ये बॉडी के बाहर भी बन सकता है, बॉडी के अंदर, डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इस बेसिस पर इन्होंने इनका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद जो बॉडी है, अब उसका डेवलपमेंट होने के लिए किस लाइफ साइकिल से गुजरेगी, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा, मतलब कौन सी स्पीसीज का है। जैसे कि बात करें हैप्लॉन्टिक में मोस्ट ऑफ एल्गी, या कुछ फ्यूकस, फ्यूकस तो आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। ये आपका एल्गी है, सॉरी माफ करना, ये आपका जो फ्यूकस है हैप्लॉन्टिक है, मतलब एल्गी तो है लेकिन डिप्लॉन्टिक शो करता है। कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और कुछ एल्गी एक्टोकॉर्पस, पॉलीस्टाइफोनिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और फ्यूकस, ये शो करते हैं क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक, इतना मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेजर फेज होता है वो एन होता है, मतलब एन रिलेटेड टू गैमेटोफाइट, मतलब इनका ज़्यादा लाइफ स्पैन डिपेंड करता है किसमें, गैमेटोफाइट में। और वहीं बात करें हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम होता है। डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट का जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। आपका जो जाइगोट होता है जिसे बोलते हैं युग्मनज, ठीक है, ये आपका सिंगल सेल्ड होता है, ठीक, मैंने आपको बताया ये सिंगल सेल्ड होता है, और साथ में डिप्लॉइड फ्लक्टुएन होता है। ये सिंगल सेल्ड पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो हम इसे कह नहीं सकते, हम इसे कह सकते हैं एक ये लिंक करता है जीवों को, इस जीवों के स्पीसीज टू स्पीसीज को बनाए रखने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये वाइटल वाइटल लिंक है, मतलब एक स्पीसीज को जनरेशन टू जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है, ठीक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवों को हो जाता है, मतलब जाइगोट ही तो है जहाँ सिंगल सेल से जीव का फॉर्मेशन होने वाला है। तो जाइगोट एक वाइटल लिंक हो गया, ठीक है, कड़ी हो गई है किसके, जनरेशन टू जनरेशन, जो जीवों में कैरेक्टर पास हो रहे हैं, ठीक है। सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म की बात है, सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जितने जीव है सब में ये प्रोसेस होती है, और सेल ये जाइगोट जो कि सिंगल सेल्ड होता है। अब बात करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस की। एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का बनना। अब व्हाट इज द भ्रूण, एम्ब्रायो, ये है क्या। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, जाइगोट जो कि आपका कैसा होता है, डिप्लॉइड, ये माइटोसिस डिवीजन करता है, ठीक है, माइटोसिस, मेयोसिस नहीं, माइटोसिस डिवीजन करेगा, और ढेर सारे सेल माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होगा।
संसूत्री विभाजन करके ढेर सारी सेल्स बनेंगी, ढेर सारी सेल्स बनेगी, जी हाँ। अल्टीमेटली जो सेल्स बनेंगी, सेल्स बनेगी, ये डिफ्रेंशिएट होंगी। डिफ्रेंशिएट होने मतलब कौन सेल्स किस बॉडी के किस पार्ट का फॉर्मेशन करने वाली है, ये यहीं से चेंजमेंट होने लगता है। मतलब प्रत्येक सेल्स जिनको जो बॉडी का जो पार्ट बनाना होगा वो उसमें मॉडिफाई होने लगती हैं। अल्टीमेटली पूरे एक नए इंडिविजुअल का न्यू इंडिविजुअल विजुअल का फॉर्मेशन होता है, नए व्यक्ति का। ठीक है, नए व्यक्ति का फॉर्मेशन हुआ इस प्रकार। आपने तो ये देखा होगा जैसे कि सेल्स होती हैं, ये ढेर सारी सेल्स मिलकर, ठीक है, टिश्यू बनाती हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ कैसी थी कोशिका ने बनाए ऊतक, ऊतक से बना अंग, अंग से बना अंग तंत्र, उससे बना जीव, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ हुआ जायगोट, जायगोट से जो सेल्स हुई, सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब सेल्स क्या किए, अब उनको वे अपने पार्टिकुलर चीज में मॉडिफाई होने लगे। मतलब बॉडी के जिस पार्ट को उनको बनाना है, जिस टिश्यूज को बनाना है, जिस ऑर्गन्स को बनाना है, जिस ऑर्गन सिस्टम्स को बनाना है, उसमें वो मॉडिफाई होने लगी। अल्टीमेटली जीव का, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। अब आपको मैं दो तीन टर्म से मतलब बताऊंगा उन्हें, जैसे कि ओविपेरस, पेरस, ठीक है, विविपेरस, और तीसरा है ओवी विविपेरस। ठीक, इन तीन वर्ड को मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ, शायद ही सही बच्चों को ना पता हो। ठीक है, आप ध्यान से देखिए और इसे सीखिए। ओबी मतलब, पेरस मतलब, ओबी मतलब यहाँ रिलेटेड टू एगलेंग, मतलब इसके अंदर जो अंडे देते हैं वो आएंगे। ठीक है, और अंडे देते हैं, ठीक है, मतलब इनके जो बेबी होंगे वो, जैसे कि बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में जो आपने देखा है कि एग लेइंग करते हैं, एग देते हैं बर्ड्स, उसमें धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट होता है, मतलब पक्षी का डेवलपमेंट होगा। बाद में अंडे को फोड़कर, अंडे जो एक वो नहीं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है, उसे फोड़कर वो बाहर निकल जाती हैं। तो मतलब, और यहाँ पहले तो ये बात कही जो अंडे देते हैं, और इसमें जो बेबी का डेवलपमेंट है, मतलब जीव का डेवलपमेंट है, जीव का विकास होता है योग के द्वारा, योग के द्वारा। व्हाट इज योग? आपने कभी एक को फोड़ते हुए देखा? फोड़ने पर देखिए उसमें येलो येलो कलर का और ढेर सारे व्हाइट कलर के लिक्विड आता है, ये होते हैं योग। और योग जो होते हैं ये पूरे बॉडी का, मतलब जो उसमें बेबी था, बेबी होने वाला है, उससे उसको डेवलपमेंट देंगे, उसमें नरिशमेंट देंगे, उसका विकास के लिए, उसके विकास के लिए योग जरूरी है। विविपेरस ये बच्चे देने वाले होते हैं, बच्चे देने वाले, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, जीव का डेवलपमेंट होता है, जीव का विकास होता है, वो होता है प्लेसेंटा के थ्रू। अब व्हाट इज द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा टर्म से मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा ह्यूमन में, जब कहीं बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो नाभि होती है उससे कोई एक पाइप जुड़ा रहता है, जिसे काट कर बच्चे को अलग किया जाता है। तो ये होता है प्लेसेंटा, ये बॉडी बेबी को ज़्यादातर कवर करती हैं, और प्लेसेंटा के थ्रू जो माँ से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके पेट में डायरेक्ट जाता है। ठीक है, ये होता है प्लेसेंटा। मतलब विविपेरस में प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट दिया जाता है, और ओविपेरस में ये अंडे देते हैं, बट नरिशमेंट जो होता है, विकास इनका, वो होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। हमको लगता है कि आप इन तीनों वर्ड से अच्छे से समझ गए हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देना, वीवी मतलब बच्चे देना, ओपी मतलब बच्चे देना प्लस
यानी नरिशमेंट इनका होगा प्लेसेंटा के थ्रू, इनका भी प्लेसेंटा के थ्रू, इनका यॉर्क के थ्रू। ठीक है, अब हम आपको इन टर्म से यही डिफाइन करना चाहते थे कि जो जायगोट बना, जो आपका जायगोट यूनिट बना, ये आउटसाइड बॉडी इसका मतलब इंटरनल एक्सटर्नल बताया। अगर जायगोट बाहर बढ़ रहा है तो उसका डेवलपमेंट बाहर होगा, अंदर बढ़ रहा है तो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगा। बॉडी के बाहर डेवलपमेंट के लिए बेबी पेरेंट्स मतलब जो जीव होगा वो अंडे की तरह मतलब किसी खोल में अपने बच्चे को जन्म देंगे, उससे वहाँ डेवलपमेंट होगा। और बेबी पेरेंट्स की में बात करें, उसमें हमने देखा जायगोट बनने के बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हुआ। बेबी का डेवलपमेंट फुल्ली, जब बेबी का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद वो पार्चुलेट मतलब बॉडी से बाहर आता है। तो ये वर्ड्स हमने जायगोट के बाद ये प्रोसेसेस देखे। ये सारे प्रोसेसेस आपके एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण विकास के अंदर आता है। भ्रूण मतलब विकास से मतलब बेबी का जन्म, पूरा था बेबी का विकास होना, आप यही समझ लीजिए। एक चीज और होता है आपको, जो ओविपेरस है ये पहले आया, देन बेबी पेरस, और ये मिडिल एज। तो अब बात होती है ओविपेरस कैसे पहले आया। तो हुआ क्या है कि जैसे कि जो एक लिंग थे, इन्होंने अपने एक को ले किया, ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में सनलाइट पड़ती थी, उससे उसके जो खोल होते थे एक की, उससे वो ब्रस्ट कर सकते थे, फूट जाते थे। यही नहीं, दूसरे भी एनिमल्स उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे, दूसरे पक्षियों से नुकसान पहुंचा सकते थे, जिससे मैक्सिमम चांसेस थे कि जो आउटसाइड इंटर्न जिसका डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता था, उससे मतलब उनमें लिविंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, मतलब वो जी सके ये बहुत कम ही चांसेस थे कि वो मतलब जी का मतलब बड़े इंडिविजुअल फॉर्मेशन कर सके। बट ऐसा तो बहुत कम ही होता था इंडिविजुअल में। तो उसके लिए बेबी पेरेंट्स आया, तो बॉडी के अंदर ही बेबी का जन्म होने लगा, बेबी का डेवलपमेंट हुआ, तो फुल्ली डेवलपमेंट बेबी बाहर आने लगी। तो फुल्ली डेवलपमेंट बेबी आने लगी बाहर, तो उसमें वो प्रेडेटर से मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने का खतरा कम होने लगा। इसलिए बाद में बेबी पेरेंट्स का धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में प्लांट की बात करें, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट क्यों किया, मैंने आपको बताया था फ्लावर का डेवलपमेंट और फ्रूट का डेवलपमेंट, साथ में वेशर, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करिएगा। ठीक है, वेसल्स का डेवलपमेंट किसमें, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखा गया। ठीक है, एंजियोस्पर्म के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मुख्य फीचर है फ्लावर फ्रूट वेसल्स का डेवलपमेंट होना। ये जाइलम का पार्ट है। ठीक है, जाइलम का पार्ट है। तो अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट, ये किस पार्ट से डेवलप होते हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि जायगोट हुआ, ठीक, जायगोट, अब जायगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस आप देख रहे हैं, तो जायगोट में डेवलपमेंट बात करिए, जायगोट बन गया क्या, एम्ब्रायो बनाया। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे जब डेवलपमेंट देखेंगे, फीमेल में क्या होती है, ओवरी होती है, फीमेल में ओवरी पार्ट होती है, ओवरी भी बनाता है फ्रूट, फल। ठीक है, ओवरी ही की फल बनाती है, यानी ओवरी जिसे हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, हिंदी में बात करें इसे कहते हैं अंडाशय। आशय, आशय मतलब रहने का घर, अंडा मतलब ओबिल, ओबिल बीज बोलते हैं उसका नहीं। ठीक है, तो ओवरी जो होती है फ्रूट फल का फॉर्मेशन करती है। वहीं बात करें जो ओवरी की वॉल्स होती हैं, ठीक है, ओवरी की वॉल मतलब अंडाशय भित्ति, वॉल मतलब भित्ति, तो इसे बोल सकते हैं अंडाशय की भित्ति। ये आपकी बनाती हैं फ्रूट वॉल। ठीक है, फ्रूट वॉल। मैंगो लीजिए आप, मैंगो को छीलिए, जो उसका छिलका निकलता है वो वॉल्स हो गए, उसके अंदर जो रस भरा चीज है वो दे दे ओवरी, वही तो आपकी फ्रूट्स है। उसके अंदर आप देखेंगे सीड्स जो आपकी ओव्यूल, ओव्यूल होती हैं। ठीक है, ओव्यूल जिसे बोलते हैं बीजांड। ठीक है, ये आपकी बनाती हैं सीड, यही आपकी सीड बनाती हैं, इसे बोलते हैं सीड, बीज। और जो फ्रूट वाल होती हैं यही आपकी पेरिकार्प बनाती हैं।
जिसे बोलते हैं फल भित्ति। ओके, फ्रूट वॉल, फल पेरी का, पेरी मतलब चारों तरफ, कॉफ मतलब लेयर, जो चारों तरफ का जो लेयर होता है। आप मैंगो प्लांट देखिए, चारों तरफ छिलका जो होता है हरा हरा, यही होता है पेरी का। इसको आप निकाल दिए, फल की पत्ती हटाइए तो पूरा आपका फ्रूट मिलेगा, उसको निकालिए तो आपको सीड मिलेगा। ये टर्म मैंने सीखा इसके अंदर। अब एक बात और जानिए, जैसे कि फ्लावर का बनने वाला होता है, तो जो फ्लावर्स के बाह्य पार्ट होते हैं, जैसे कि एंड्रोशियम, फ्लावर के बाह्य पार्ट में कुछ एंड्रोशियम। अब बात करेंगे एंड्रोशियम क्या है। एंड्रोशियम मतलब जो आपका मेल मेल पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं पुंबंग, ठीक है। और बात करें गाइनोशियम, ठीक है, जो गाइनोशियम होता है ये फीमेल पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं जायांग। और साथ में कैलिक्स, जिसे बोलते हैं बाह्यदल, ठीक है, कैलिक्स जिसे बोलते हैं बाह्यदल। ये फ्लावर में देखेंगे सबसे बाहरी पार्ट होता है, हरा हरा पार्ट ये होता है। उसके बोल देंगे करोला, ये दलपुंज होता है। आप गुलाब ले लीजिए या वैसे फ्लावर गुलाब लीजिए, जो बाहर आप फ्लावर लीजिए, सबसे पहले आपको हरी पत्ती हरी है, नीचे नीचे डंठल के पास थोड़ा पत्ती नुमा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो कैलिक्स होगा। एंड देन करोला, और उसके बाद एंड्रोशियम, फिर से आता है गाइनोशियम। मैं आपको अच्छे से समझ सके इसके लिए मैंने फ्लावर हिलाया है। तो आप अगर देखेंगे, अच्छे से देखें, तो ये जो पार्ट हुआ ये आपका कैलिक्स कराएगा, हरा ग्रीन पार्ट जनरली ग्रीन ही होता है। उसके बाद ये बाह्यदल हुआ, ये हुआ उसके बाद का दलपुंज जो कलर्ड होता है, जिसे बोलते हैं करोला, ये कलर्ड पार्ट हमेशा। और फ्लावर के अंदर देखेंगे, इसमें तो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, ये इसके अंदर देखेंगे आप, फ्लावर खुद से लेके देखिए, जो बाहर आपके जो ये पार्ट हुए ये होंगे एंड्रोशियम। और हमेशा गाइनोशियम ध्यान रखना, गाइनोशियम एक ही दिखेगा, वो होगी सबसे बड़ा होगा, सबसे लॉन्ग जो होगा पार्ट वो होगा गाइनोशियम, मिडिल में होगा एकदम। और जो साइड साइड पार्ट होंगे ये होंगे आपके एंड्रोशियम, एंथर, ठीक है, यहीं से पॉलन ग्रेन निकलेगा। तो आपके पास आसपास गुलाब हो तो आप वहां अच्छे से देख सकेंगे, क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। तो कैलिक्स, बादल, करोला, एंड्रोशियम जिसे पुमंग बोलते हैं, गाइनोशियम जाइनेक्स बोल रहे हैं, ये सारे पार्ट। और सबसे बाद स्टिग्मा, वैसे तो बात करें ये स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ये सारे पार्ट आपके होते हैं गाइनोशियम के। ये किसके पार्ट हो, गाइनोशियम के। स्टिग्मा जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जिसमें पोलन ग्रेन आके इसी गिरता है। और बात करें स्टाइल, जिसे बोलते हैं वर्तिका। ये सारे पार्ट, ये इतने पार्ट सारे क्या कहते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। गिर जाते हैं कब, जब फ्रूट का डेवलपमेंट होने वाला होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें ये पार्ट, ये सारे पार्ट क्या होते हैं, गिरते नहीं हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट गिरते नहीं हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें वो प्लांट पे लगे रह जाते हैं। प्लांट में लगे तो उस मतलब जो प्लांट में लगे रह जाते हैं वो एक प्रोसेस कहलाता है, उस प्रोसेस का नाम है। तो मैंने देखा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये सारे पार्ट क्या करते हैं, गिरते नहीं, प्लांट पर लगे रह जाते हैं। जैसे कि बात करें ब्रिंजल, ठीक है, बैगन में सारे पार्ट गिरते नहीं, लगे रह जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मैंने देखा क्या है, ये होगा सीड, इसके बाहर होगा फ्रूट, ठीक है, इसके बाहर की लेयर क्या होगी, पेरी कार्प, ठीक है, कोशिका जिसे बोलते हैं फलभित। ये जो बाहर की लेयर है जिसे बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, मतलब जो फल्स होते हैं उसको फटने से या किसी नुकसान से बचाते हैं, ठीक, प्रोटेक्टिव पर्सन हो गए। और जैसे ही ये अभी तो सीड निकला बाहर, सीड बाहर निकला, फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है, और नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जैसे कि सीड बाहर निकला, फेवरेबल कंडीशन मतलब जब इसके लायक टेम्परेचर, जैसे कि ये बात करें जो आप राइस के प्लांट लेते हैं,
राइस किस मौसम में होता है? आप इसकी जो बेरन की खेतों में डाला जाता है वो होता है जुलाई का मौसम। जनरली जून में ही डाल देते हैं और इससे उसे बेरन को लगाने का टाइम होता है मिड जुलाई, उसके बाद ठीक है लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका पार्टिकुलर पीरियड है, अगर आप चाहेंगे ये ठंड में लगाए तो संभव है। बीज गेहूँ की बीज की नवंबर, दिसंबर, जनवरी ठंड के मौसम बुआई की जाती है, उसके आस-पास नहीं कर सकते। तो ठंड में उसके बाद के जो मार्च, अप्रैल ये मौसम में जब आप गेहूँ को बीज को देखेंगे तो उसमें कोई जर्मिनेशन मतलब कोई बीज से किसी प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हो सकेगा क्योंकि वो डोरमेंसी पीरियड में होते हैं। तो वर्ड होता है डोरमेंसी, सुसुप्तावस्था अवस्था, ठीक है, सुसुप्ता अवस्था। ये उनकी रेस्ट फेज होती है। इसमें ये कोई सीड का जर्मिनेशन नहीं करते हैं, सीड जर्मिनेट नहीं होती। जैसे फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल फॉर मतलब लाइट टेम्परेचर या उनके अनुसार मौसम बना, ये तुरंत सीड तो खेतों में बोई जाती है। तो जैसे जमीन कंटैक्ट में आती है ये सीड का जर्मिनेशन करके नया प्लांट का फॉर्मेशन करती है ठीक। तो मैंने इस लेक्चर में सीखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट के बाद कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट और सीड्स का, नए प्लांट्स का या एनिमल्स का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें सीखी। तो इसी के साथ साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता हुआ, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे हमने इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके कवर कर लिया। अब ये इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फॉर रिलेटिव टू लैंगिक जनन। हम बात करें चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग मतलब मैंने आपको पहले बताया, जहां वर्ड फ्लावरिंग आ जाए वहां समझ लीजिए ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा है। फ्लावरिंग मतलब यहाँ बात करते हैं सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसमें? पुष्पीय पौधों में, ठीक है, पुष्पीय पौधों में हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन। तो अल्टीमेटली फ्लावर कौन देता है? एंजियोस्पर्म। तो हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट की, उसमें डिटेल जानकारी लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे इसी ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। आपने फर्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट किया है, इसके बाद धीरे धीरे आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। हम हमारे रेगुलर वीडियो को देखना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।